Assalamu alaikum and what's up guys, hope so you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with your friends and fellows. Please guys, do share it, right? So our today's topic is head and neck. So head and neck में हम इस वीडियो में कवर करेंगे pharyngeal apparatus की डेवलपमेंट, इसके अलावा हम देखेंगे टंग की डेवलपमेंट एंड फाइनली विल गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो स्टार्टिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ pharyngeal apparatus. ठीक है, pharyngeal apparatus हमारे पास क्या है? बेसिकली जो आपके pharyngeal arches, pharyngeal pouches, pharyngeal clefts, pharyngeal grooves और pharyngeal membranes है ना, इन सब के ग्रुप को हम क्या कहते हैं कि ये pharyngeal apparatus है. ठीक है, ये आपको 4th वीक में नज़र आएगा. ठीक है, और बेसिकली ये क्या कराता है? हेड एंड नेक की फॉर्मेशन कराती है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो आपके pharyngeal arches हैं वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, उसके बाद हम इंडिविजुअली हर चीज़ को डिस्कस करेंगे. pharyngeal arches के बाद pharyngeal pouches, फिर pharyngeal clefts, फिर pharyngeal grooves और फाइनली pharyngeal membranes देखेंगे. स्टार्टिंग विद pharyngeal arches, ये क्या है? ठीक है, अगर हम इनको देखें तो pharyngeal arches की कोर होती है और एक इनकी सरफेस होती है. जो pharyngeal arches की कोर है वो मेसोडर्मल सेल से बनी होती है और जो इनकी सरफेस है वो एक्टोडर्म यानी आप कह सकते हैं कि न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनी होती है. ठीक है, जो मेसोडर्मल सेल्स है ना वो pharyngeal arches के आप मस्कुलर और वेस्कुलर कंपोनेंट्स बनाती हैं और जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं ये हमारे पास pharyngeal arches के स्केलेटल कंपोनेंट्स बनाती हैं. ठीक है, स्केलेटल कंपोनेंट्स मतलब बोन, कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स हो गए, कार्टिलेजेस हो गए. ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बनाएंगी. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी pharyngeal arches होती हैं इन टोटल. तो अगर आप इस डायग्राम को देखें, ठीक है, तो इसमें ये जो आपके पास 1 2 3 4 उसके बाद 6 लिखा हुआ है ना, तो बेसिकली होता क्या है, आपके पास टोटल pharyngeal arches 6 ही होती हैं, लेकिन जो 5th pharyngeal arch है ना वो रिग्रेस कर जाती है. ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, जो 5th वाली है वो रिग्रेस कर जाती है, इसलिए हमारे पास 1st 4th के बाद 6th pharyngeal arch आपको नज़र आती है. ठीक है, अब ये जो सेंटर में लाइंस हैं ये क्या हैं आपके पास? ये 4 ग्रूव्स हैं, इनको हम pharyngeal grooves कहते हैं. और ये जो पाउचेस हैं इनको हम pharyngeal pouches कहते हैं. ठीक है, ये भी 4 होती हैं. तो यानी हमारे पास pharyngeal arches कितनी होती हैं? टोटल 5 होती हैं, क्योंकि एक इनमें से रिग्रेस कर जाती है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास pharyngeal arches 5 हैं तो इसका मतलब है जो pharyngeal clefts और pharyngeal grooves और जो हमारे पास pharyngeal pouches हैं वो टोटल 4 होंगी. ठीक है, अब हम देखते हैं मुख्तलिफ pharyngeal arches की डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट pharyngeal arch है ना उसे हम मैंडिबुलर आर्च भी कहते हैं. ठीक है, ये हमारे पास स्केलेटन यानी आपका जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें क्या बोन्स, कार्टिलेजेस और जो आपके बाकी मसल्स हैं, ठीक है, इस तरह आर्टरीज़ हैं और जो नर्व्स हैं वो इस आर्च से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं हम वो देखेंगे. ठीक है, तो हमने देखा था कि जो स्केलेटल कंपोनेंट है वो कौन बना रहा था? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. ठीक है, और जो मस्कुलर कंपोनेंट था, ठीक है, वो हमारे पास, और जो वेस्कुलर कंपोनेंट, ये वेसल्स लिखी हुई हैं. ठीक है, तो मस्कुलर वेस्कुलर कंपोनेंट हमने देखा था कि मेसोडर्मल सेल्स बना रही थी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जो आर्च है यानी मैंडिबुलर आर्च है, इससे जो बोन्स बनेगी उसमें क्या क्या है? एक तो हमारे पास 3M से स्टार्ट होने वाली बोन्स अब याद करिए, मैग्जिला, मैंडिबल और इसके बाद मेलियस. ठीक है, ईयर की 3 ऑसिकल्स होती है ना, तो फर्स्ट 2 ऑसिकल्स आपने याद रखनी है कि वो फर्स्ट आर्च से बनती है. मेलियस और इंकस फर्स्ट आर्च से बनती है और स्टेप्स जो है वो सेकेंड आर्च से बनती है. ठीक है, इसके अलावा जो बोन्स बनती हैं वो है जाइगोमेटिक बोन और स्क्वेमस टेम्पोरल बोन और वूमर. ठीक है, तो ये सारी बोन्स हैं आपके स्केलेटन में जो फर्स्ट आर्च से बनती हैं. जो कार्टिलेजेस बनती हैं फर्स्ट आर्च से उसमें मैकल्स कार्टिलेज है. ठीक है, और जो लिगामेंट फर्स्ट आर्च से बनता है उसमें स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है. ठीक है, जो मसल्स आपके फर्स्ट आर्च से बनेंगी उसमें आपके पास मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन आती हैं, माइलोहायोइड आ जाता है, डाइगैस्ट्रिक का इंटीरियर बेली आ जाता है. ठीक है, और आपके पास 2 टेंसर मसल्स आती हैं जिनमें आपके पास टेंसर टिम्पनी और टेंसर पेलेटिनी आ जाता है. ठीक है,
जो डायगेस्ट्रिक का पोस्टीरियर बेली है ना, वो आप देखेंगे कि ये सेकेंड आर्च से बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट आर्च है, जो मैंडिबुलर आर्च है, इसको सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? तो इसको मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती है। ये मैंडिबुलर आर्च, लेकिन इसको मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। और जो इसमें से क्रेनियल नर्व्स गुजरेंगी वो होगी क्रेनियल नर्व नंबर 5, दैट इज़ द ट्राइजैमिनल नर्व, और इसकी मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिविजन्स गुजरेंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट आर्च है, यानी हायोइड जिसे हम कहते हैं, सेकेंड आर्च है, उसमें हमारे पास जो बोन्स हैं वो हैं स्टेपीज़, ठीक है। जो हमारे पास दो बोन्स, दो ईयर ऑसिकल्स मेलियस और इनके सामने देखा तो फर्स्ट से डेवलप हुई हैं, ठीक है। जो स्टेपीज़ है वो सेकंड से डेवलप होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या आपको नज़र आएगा? स्टाइलोइड प्रोसेस नज़र आएगा। आपके पास हायोइड बोन का आपने याद रखना है, जो लेसर हॉर्न और सुपीरियर बॉडी है ना, वो इस आर्च से बनती है, ठीक है। इसलिए हम इसे हायोइड आर्च भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हायोइड बोन का ग्रेटर हॉर्न और इन्फीरियर बॉडी है वो थर्ड आर्च बनाती है, ठीक है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो सारी बोन्स हमने देख ली जो इस आर्च से बनती हैं। जो कार्टिलेज बनती है ना, उसका नाम है रिचर्ड्स कार्टिलेज, ठीक है। आपने याद रखना है इस आर्च को हम हायोइड रिचर्ड का नाम देते हैं, ठीक है। इसीलिए जो कार्टिलेज है ना, उसका नाम रिचर्ड्स कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके अलावा जो लिगामेंट इस आर्च से निकलती है या बनती है, दैट इज़ स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, ठीक है। जो मसल्स इस आर्च से बनेगी वो होगी एक तो फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स, इसके अलावा डाइगेस्ट्रिक की पोस्टीरियर बेली, हमने देखा था एंटीरियर बेली जो है वो फर्स्ट आर्च बना रही थी, और हमारे पास स्टिपीडियस और स्टाइलोहायोइड बनेंगे। दो ऐसे मसल्स आपने याद रखने हैं, यहाँ से बनते हैं, ठीक है। जो आर्टरी यहाँ पे सप्लाई करेगी इस आर्च को वो होगी स्टिपीडियल आर्टरीज, ठीक है। इसके अलावा हाइवॉइड आर्टरीज, ठीक है। जो नर्व होगी दैट इज़ क्रेनियल नर्व 7, जो कि फेशियल नर्व है, ठीक। सो अब हम नेक्स्ट आर्च पे चलते हैं, दैट इज़ आर थर्ड आर्च। और थर्ड आर्च मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हाइवॉइड बोन की ग्रेटर हॉर्न और इन्फीरियर बॉडी बनाती है, ठीक है। मसल्स में अगर हम देखें तो ये स्टाइलोफ्रेंजियस मसल बनाती है, ठीक है। और आर्टरीज़ में अगर हम देखें तो ये इंटरनल और कॉमन कैरोटिड आर्टरीज़ बनाएंगी, ठीक है। जो क्रेनियल नर्व इस आर्च में आपको नजर आएगी दैट इज़ योर क्रेनियल नर्व नंबर 9, द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। आगे हमारे पास है फोर्थ फेरेंजियल आर्च। इसको हम अगर देखें तो आपको जो यहाँ पे स्केलेटन में नज़र आएगा, सिर्फ एक कार्टिलेज नज़र आएगा इसके स्केलेटन में, ना यहाँ पे बोन होगा, ना ही यहाँ पे आपको जो है वो लिगामेंट नज़र आएगा, सिर्फ कार्टिलेज। और वो कार्टिलेज क्या है? थायरॉइड कार्टिलेज, ठीक है। अब हमने देखा था थर्ड आर्च में सिर्फ बोन थी, वहाँ पे ना कार्टिलेज था ना लिगामेंट था, ठीक है। लेकिन फोर्थ आर्च में सिर्फ कार्टिलेज है, ना बोन है कोई और ना ही लिगामेंट है, ठीक है। फोर्थ आर्च में जो मसल्स बनते हैं उनमें आपके पास टेंसर विलाय पेलेटिनी के अलावा सॉफ्ट पैलेट के तमाम मसल्स बनते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास स्टाइलोफेरेंजियस मसल के अलावा बाकी सारे फेरिंग्स के मसल्स इस आर्च से बनते हैं। इसके अलावा आपके पास इस आर्च से जो मसल बनता है दैट इज़ क्रीकोथायरॉइड, ठीक है। और जो आर्टरी सप्लाई करती है इस आर्च को दैट इज़ द आर्च ऑफ आयोटा एंड द राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। जो क्रेनियल नर्व इस आर्च को सप्लाई करती है दैट इज़ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, और ये वेगस नर्व की ब्रांच है, ठीक है। वेगस नर्व की वन ऑफ द ब्रांच जो है हमारे पास फोर्थ आर्च को सप्लाई करती है दैट इज़ सुपीरियर लेरेंजियल, और जो इसकी दूसरी ब्रांच होती है ना जो कि रिकरेंट लेरेंजियल है, वो हमारे पास सिक्स्थ आर्च को सप्लाई करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो फिफ्थ आर्च है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रिग्रेस कर जाती है, ठीक है। इसलिए आप इसकी डेवलपमेंट भी नहीं देखेंगे क्योंकि ये होती ही नहीं है, ठीक है। जो उसके बाद फोर्थ के बाद हम सिक्स्थ आर्च पे आ जाते हैं। तो सिक्स्थ आर्च के स्केलेटन को अगर हम देखें तो इसके स्केलेटन में आपको लैरिंग्स के कार्टिलेजेस नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको थायरॉइड कार्टिलेज के अलावा बाकी सारे लैरिंग्स के कार्टिलेजेस नज़र आएंगे। थायरॉइड कार्टिलेज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। जो मसल्स आपको नज़र आएंगे इसमें आपको इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स नज़र आएंगे, ठीक है। इसमें आपको क्रीकोथायरॉइड मसल नज़र नहीं आएगा, बाकी सारे जो हैं लैरिंग्स के इंट्रिंसिक मसल्स वो नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे ईसोफेगस के भी जो अपर मसल्स हैं वो नज़र आएंगे,
इस आर्ट से बनते हुए, ठीक है। जो इसकी आर्टीरियल सप्लाई होती है वो कहाँ से आती है, पल्मोनरी आर्टरीज से और डक्टस आर्टीरियोसिस से, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्रेनियल नर्व जो 10 है, वेगस नर्व, उसकी एक ब्रांच सुपीरियर लेरेंजियल हमारे पास 4th आर्च को सप्लाई करती है, और जो दूसरी रिकरेंट लेरेंजियल है वो हमारे पास 6th आर्च को सप्लाई करती है। तो यहाँ पे हमने डिटेल में देख ली हैं सारी डेरिवेटिव्स किसके, फेरेंजियल आर्चेस के। अब हमने स्टार्ट करना है बेसिकली फेरेंजियल पाउचेस, ठीक है। तो फेरेंजियल पाउचेस बेसिकली क्या होती हैं, ये आपके पास 4 पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। पहली बात आपने याद रखनी है, 4 पेयर्स की फॉर्म में होंगी और ये आपकी 4 गट की एंडोडर्मल लाइनिंग बनाती हैं, ठीक है। जो 5th पेयर है वो एब्सेंट होती है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम देखेंगे कि इन पाउचेस के क्या क्या डेरिवेटिव्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू योर SCQs ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छे से करना है, ठीक है। जो फर्स्ट पाउच है इससे जो डेरिवेटिव्स निकलेंगे ना वो सारे ईयर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। आपने ये याद रखना है, लिख लें बेशक निमोनिक के तौर पे कि ईयर्स से रिलेटेड चीज़ें पाउच से डिराइव होंगी। लाइक यहाँ से मिडल ईयर कैविटी डिराइव होगी, ऑडिटरी ट्यूब, मेस्टोइड ईयर सेल्स डिराइव होंगे। इसके अलावा यहाँ से ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्राम, ठीक है, ट्यूबो टिम्पैनिक रिसेसेस भी डिराइव होती हैं। लिखना चाहते हैं तो बेशक लिख लें। उसके अलावा जो सेकंड पाउच है उससे जो चीज़ें डिराइव होंगी ना वो टॉन्सिल से रिलेटेड होंगी, ठीक है। आप टॉन्सिल्स लिख लें इसके साथ छोटा सा करके ताकि आपको याद रहे, ठीक है। लाइक यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल्स डिराइव होती हैं और टॉन्सिलर साइनसेस डिराइव होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास पाउच नंबर 3 है इसके लिए आप निमोनिक याद रख लें IT, ठीक है। IT स्पेशलिस्ट होते हैं ना, तो उसमें जो IT है वो IT निमोनिक आप याद रख लें। I फॉर इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड T फॉर थाइमस, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड थाइमस यहाँ से डिराइव होती हैं, ठीक है। फिर जो हमारे पास 4th पाउच है वहाँ से क्या डिराइव होगा, बिल्कुल 3rd के ऑपोजिट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लाइक इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड डिराइव हो रहा था ना 3rd पाउच से, तो यहाँ पे सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो डिराइव होगा। इसके अलावा यहाँ पे अल्टीमोफेरेंजियल बॉडी जो है वो डिराइव होगी। अल्टीमोफेरेंजियल बॉडी के अलावा आपको C सेल्स नज़र आएंगे, कैल्सिटर्निन सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है, ये आप चीज़ें लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से और क्या चीज़ आपको डिराइव होती नज़र आ सकती है 4th पाउच से, जो आपके थायरॉयड ग्लैंड होते हैं ना उसमें आपको पता होना चाहिए 2 सेल्स होते हैं, एक फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और एक पैरा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो इस आर से डिराइव नहीं करते, बल्कि जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स हैं ना वो इस 4th फेरेंजियल पाउच से, सॉरी मैंने पहले गलती से आर्च किया था, 4th फेरेंजियल पाउच से डिराइव होते हैं, ठीक है। आगे वो क्या कहते हैं फेरेंजियल पाउचेस के बारे में, वो ये कहता है कि जब 5th वीक होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो थाइमस और इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं वो फेरिंग्स से सेपरेट हो जाते हैं। जब वो सेपरेट हो जाएंगे तो वो माइग्रेट करते हैं, कहाँ पे माइग्रेट करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं आपके पास थॉरेक्स में, ठीक है, यानी थॉरेक्स में माइग्रेट करके आ जाते हैं और थॉरेक्स में इंटीरियरली आपको नज़र आएंगे, ठीक है। जब ये यहाँ पे आ गए तो बेसिकली ये थाइमस से भी माइग्रेट कर रहा है। जब थाइमस माइग्रेट करके थॉरेक्स में इंटीरियरली आपको नज़र आ रहा है तो उसके साथ बेसिकली अपने साथ थाइमस जो है ना वो इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड को भी खींच के ले आता है, ठीक है। इस तरह से दोनों जो है वो आपको थॉरेक्स में नज़र आएंगे। मैंने आपको ये बताया है कि 5th वीक में क्या होता है कि हमारे पास जो थाइमस है और इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं ये फेरिंग से सेपरेट हो जाते हैं और क्या करते हैं कि जो थाइमस है ना ये पहले नीचे यानी माइग्रेट करेगा टूवर्ड्स द थॉरेक्स और थॉरेक्स में इंटीरियरली आ जाएगा, ठीक है। ये उसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन या आप कह सकते हैं फ़ाइनल पोजीशन है, ठीक है। जब थाइमस माइग्रेट करके नीचे थॉरेक्स में आएगा ना तो बेसिकली अपने साथ वो इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड को भी घसीट के ले आएगा, ठीक है। अब आगे वो कह रहे हैं कि जो थाइमस की डेवलपमेंट है ना वो प्यूबर्टी तक तो कंटिन्यू करती है, लेकिन बाद में प्यूबर्टी के बाद वो प्रोग्रेसिवली एट्रोफी करना शुरू हो जाती है, ठीक है। आगे उन्होंने हमें बताया है कि जब हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हमारी अल्टीमोफेरेंजियल बॉडी में इनकॉर्पोरेट करना शुरू हो जाते हैं ना तो ये हमारे पास क्या बना देंगे, पैरा फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है।
अल्टीमोफेरेंजियल बॉडी हमने देखा था कि कहाँ से जो है वो डिराइव हो रही थी, फोर्थ फेरेंजियल पाउच से, ठीक है। तो ये उन्होंने ये ही लिखा है कि हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि हमारे पास जो फोर्थ फेरेंजियल पाउच है वहाँ से पैराफॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो डिराइव होते हैं। पैराफॉलिकुलर सेल्स का दूसरा नाम होता है सी सेल्स। क्यों हम इनको सी सेल्स कहते हैं? क्योंकि ये कैल्सिटोनिन जो है वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फेरेंजियल ग्रूव्स। फेरेंजियल ग्रूव्स क्या है हमारे पास? ये बेसिकली आपकी जो 4 एक्टोडर्मल इन्विजिनेशंस होती हैं जो आपके फेरेंजियल आर्चेस को बेसिकली कवर कर रही होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? फेरेंजियल ग्रूव्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट फेरेंजियल ग्रूव है ये आपको एडल्ट्स में नज़र आएगी और ये इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटर्स जो है आपको नज़र आएगी। बाकी जो ग्रूव्स होती हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो सर्वाइकल साइनस बनाती हैं नेक रीजन में, लेकिन फिर वो ऑब्लिटरेट कर जाती हैं, ठीक है। उनका नामो और निशान फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं फेरेंजियल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये फेरेंजियल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट कहाँ होती हैं? जो आपके फेरेंजियल ग्रूव्स और फेरेंजियल पाउचेस का जंक्शन है वहाँ पे आपको ये फेरेंजियल मेम्ब्रेन्स नज़र आएंगी, ठीक है। जो फर्स्ट फेरेंजियल मेम्ब्रेन है ना बेसिकली वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाती है, और आपको पता है कि जो बाकी सारी पाउचेस जो हैं वो ऑब्लिटरेट करेंगी तो बाकी मेम्ब्रेन्स भी नहीं होती, ठीक है। अब उन्होंने एक हमारे पास जो है वो निमोनिक बताया है, और वो निमोनिक हमारे पास क्या है? गैप। ये निमोनिक किसको याद करने के लिए है? आपके फेरेंजियल अपरेटस के जो लेयर्स हैं, जिस लेयर से वो डेवलप करती हैं, ठीक है, उनके बेसिकली ओरिजिन्स को याद करने के लिए, ठीक है। गैप से हम कह सकते हैं कि ग्रूव्स जो हैं, और ए से आर्चेस और पी से हमारे पास पाउचेस। जी फॉर ग्रूव्स, ए फॉर आर्चेस और पी फॉर पाउचेस। ग्रूव्स जो हैं वो एक्टोडर्म से, आर्चेस मीजोडर्म से और पाउचेस एंडोडर्म से डेवलप करते हैं, ठीक है। ये जर्म लेयर्स का ऑर्डर है ना, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। तो ये उसी ऑर्डर में हम ऊपर से नीचे लिख रहे हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और ये हमने गैप लिख दिया। तो ये निमोनिक, इस निमोनिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम एनोमलीज देख लेते हैं फेरेंजियल रीजन की। तो हमारे पास जो ब्रैकियल या जो फेरेंजियल फिस्टुला होता है उसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सर्वाइकल साइनस है ना, हमने देखा था कि वो ऑब्लिटरेट कर जाता है, ठीक है। लेकिन इस एनोमली में वो क्या करता है? वो परसिस्ट कर जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ नैरो पेटेंट कैनाल, ठीक है। ये बेसिकली आपको इंटरनली ओपनड नज़र आएगा टूवर्ड्स द टॉन्सिलर रीजन, और एक्सटर्नली ये आपको स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के सामने नज़र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एनोमली है फेरेंजियल रीजन की, दैट इज़ ब्रैंकियल सिस्ट, ठीक है। ब्रैंकियल सिस्ट में क्या होता है कि जो सर्वाइकल साइनस का वो पार्ट जो ऑब्लिटरेट नहीं हुआ, ठीक है, जो नॉन ऑब्लिटरेटेड पार्ट है सर्वाइकल साइनस का, वो बेसिकली जो सिस्ट बनाता है उसे हम ब्रैंकियल सिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपको यूजुअली कहाँ नज़र आता है? एंगल ऑफ मैंडिबल के बिल्कुल नीचे, ठीक है। जो अगली एनोमली है हमारे पास दैट इज़ एक्टोपिक थाइमस या पैराथायरॉइड्स, ठीक है। सॉरी, एक्टोपिक थाइमस एंड पैराथायरॉइड्स। इसमें क्या होता है हमारे पास कि थाइमस की एबनॉर्मल माइग्रेशन होती है। थाइमस की और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स दोनों की बेसिकली इंफीरियर पार्ट्स में एबनॉर्मल जब माइग्रेशन होगी तो उससे हमारे पास एक्टोपिक थाइमस और एक्टोपिक पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो हैं वो हमें नज़र आएंगे। यानी जो एक्टोपिक थाइमस और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है ना, नॉर्मली तो वो आते हैं थॉरिक्स में, ठीक है। अगर अपने डिसेंडिंग कोर्स के दौरान जिस कोर्स के ज़रिए वो डिसेंड होकर थॉरिक्स में आते हैं, इस कोर्स में अगर आपको कहीं पे वो नज़र आ जाए थाइमस और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स दोनों यहाँ पे कहीं नज़र आ जाए ना, तो उससे हम कह देंगे कि ये अब एक्टोपिक जो है थाइमस है और एक्टोपिक पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है। आगे है फर्स्ट आर्च सिंड्रोम। फर्स्ट आर्च सिंड्रोम में क्या होता है कि बेसिकली जो फर्स्ट आर्च है ना उसकी एबनॉर्मल फॉर्मेशन होती है, और वो किस वजह से एबनॉर्मल फॉर्मेशन होती है? जो आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं ना वो इनकम्प्लीटली माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट आर्च, जिसकी वजह से फर्स्ट आर्च जो है वो एबनॉर्मली फॉर्म होती है और उसकी वजह से फर्स्ट आर्च सिंड्रोम होता है, ठीक है।
अब इसमें हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी एनॉमलीज जो कि ईयर से, आईज से, पैलेट से और मैंडिबल से रिलेटेड हैं, वो सब आपको नज़र आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आर्च सिंड्रोम की बेसिकली दो मैनिफेस्टेशंस होती हैं। एक को हम कहते हैं वो ट्रीचर कॉलिन्स सिंड्रोम है, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं दैट इज़ पियरी रॉबिन सिंड्रोम। जो ट्रीचर कॉलिन्स सिंड्रोम है ये ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है, और जो पियरी रॉबिन सिंड्रोम है ये ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। अब हम इन दोनों मैनिफेस्टेशंस के फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या आपको नज़र आएंगे, सिम्टम्स वगैरह। ठीक है, जो आपके पास ट्रीचर कॉलिन्स सिंड्रोम है जो कि ऑटोजोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा कि जो जाइगोमेटिक बोन्स है वो अंडर डेवलप्ड होंगी, यानी मैलर हाइपोप्लेजिया होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंडिबल बोन भी अंडर डेवलप करेगी, जो आपके एक्सटर्नल ईयर्स हैं वो डिफॉर्म्ड होंगे। ठीक है, आपके लोअर आईलिड्स में डिफेक्ट होगा जिसे आप कोलोबोमा कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये थे सारे जो मैनिफेस्टेशंस थे, ये आपके पास फीचर्स थे इस ट्रीचर कॉलिन्स सिंड्रोम के। अब हम पियरी रॉबिन सिंड्रोम जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या नज़र आएगा कि एक छोटी सी मैंडिबल जिसे आप माइक्रोग्नेथिया कहते हैं वो नज़र आएगा। इसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टंग जिसे आप ग्लॉसोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, और डिफॉर्म्ड आई और ईयर नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फेरेंजियल एपरेटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है। आगे हम टंग की डेवलपमेंट देखते हैं। ठीक है, तो टंग जो है हमारे पास वो कहाँ से डेवलप होता है। टंग हमारे पास बेसिकली जो 4th वीक का एंड है ना, वहाँ पे इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, और इसकी डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग होती है एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग होती है। ठीक है, जो इंटीरियर 2/3 है ना टंग के, वो कहाँ से डेवलप करते हैं, आपके जो दो लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स होती हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, ये आपके पास ना इस तरह से दो लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स होती हैं। ठीक है, यहाँ से टंग डेवलप करता है, और जो आपके पास इसके नीचे एक मीडियन सिंगल लिंगुअल स्वेलिंग होती है, वहाँ से भी टंग डेवलप करता है। ठीक है, जो दो लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं ये डिस्टल टंग बड्स बनाते हैं। ठीक है, डिस्टल टंग बड्स बनाते हैं। ठीक है, और जो ये इसके नीचे एक मीडियन लिंगुअल स्वेलिंग है, ये आपके पास मीडियन टंग बड बनाएगा, या जिसे आप ट्यूबरकुलम इम्पार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो एंटीरियर 2/3 है वो इन स्वेलिंग से डेवलप करेगा। ठीक है, ये स्वेलिंग्स जो हैं फेरेंजियल आर्च, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप करती हैं। ठीक है, और बेसिकली आपको कहाँ नज़र आएंगी, ये आपको फेरिंग्स के फ्लोर में नज़र आएंगी। ठीक है, अब ये जो तीनों स्वेलिंग्स थी, दो लैटरल और एक मीडियन, ये जब ओवर ग्रो कर जाती हैं तो फिर ये फ्यूज़ कर जाएंगी। ठीक है, जब ये फ्यूज़ कर जाती हैं इन द मिड लाइन, तो ये फ्यूचर में मीडियन सल्कस बना देती हैं, और इस मीडियन सल्कस से फिर हमारे पास एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग बनता है। ठीक है, आगे हमारे पास उन्होंने एक नोट लिखा हुआ है कि जो आपके पास वी शेप्ड सल्कस टर्मिनालिस होता है ना, बेसिकली ये क्या इंडिकेट करता है, आपके टंग के एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स के दरमियान जो लाइन ऑफ फ्यूजन है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, वी शेप्ड सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है, फिर हमारे पास जो पोस्टीरियर 1/3 है टंग का, उसकी डेवलपमेंट देखते हैं। वो कहाँ से डेवलप होता है, एक तो वो कॉपुलस से डेवलप होता है और दूसरा हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस से डेवलप होता है। ठीक है, कॉपुला जो है ये मोस्टली आपके पास सेकेंड फेरेंजियल आर्च से डेवलप होता है, और जो हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस है ये आपके पास 3rd और 4th जो फ्रेंजियल आर्चेस हैं उनसे डेवलप होगा, और ये आपको इस कॉपुला के बिल्कुल नीचे जो है हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस पड़ा हुआ नजर आएगा। मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से होता है। ये हमने देखा था कि दो लैटरल स्वेलिंग्स थी, उसके नीचे एक मीडियन स्वेलिंग थी, उसके नीचे हमारे पास होता है फोरामेन सीकम, फोरामेन सीकम के नीचे होता है कॉपुला। ठीक है, और कॉपुला के नीचे आपके पास इस तरह से होती है हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस, ये आ रही होती हैं इस तरह से, यहाँ आर्चेस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट आर्च से इस तरह यहाँ पे ना आर्चेस होती हैं। तो ये वो अब बता रहे हैं कि जो 3rd और 4th फेरेंजियल आर्च है ना, ये मिलके हमारे पास हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस बनाएंगी। ठीक है, और जो कॉपुला है वो किससे बनता है, ये सेकेंड फेरेंजियल आर्च से, ये देखेंगे सेकेंड फेरेंजियल आर्च से बन रहा है। ठीक है, ये सेकेंड फेरेंजियल आर्च आ रही थी और यहाँ से इसने कॉपुला बना दिया, और ये छोटा सा फोरामेन सीकम है। ठीक है,
तो अब मैं आपको ये इस डायग्राम से भी बता देती हूँ, यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ की थी, ये देखें यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये है आपके पास तीन टंग की स्वेलिंग्स है, जिनमें ये 2 लैटरल हैं और ये वाली उसके नीचे जो है वो मीडियन है, ठीक है। ये फोरामेन सीकम है ये वाला, ठीक है। और ये उसके बाद उन्होंने कोपिला दिखाया हुआ है, ये कोपिला है। कोपिला के नीचे जो है हमारे पास हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस जो है वो 3rd और 4th आर्चेस से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि आगे वो क्या कहते हैं। आगे वो हमें ये बता रहा है टंग के बारे में कि हमारे पास जो इंटीरियर पार्ट होता है ना हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस का, ठीक है, वो एक्सटेंड करता है टूवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है। और क्या करेगा, ये ओवरग्रो कर जाएगा कोपिला को, यानी कोपिला के ऊपर से ओवरग्रो करके आगे चला जाएगा, ठीक है। कोपिला और जो उसके साथ साथ और आर्चेस प्रेजेंट थी, उन दोनों के ऊपर से ओवरग्रो करके जो इंटीरियर पार्ट है हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस का, वो मिड लाइन की तरफ आ जाएगा। जब वो मिड लाइन की तरफ आएगा तो अब हम कह सकते हैं कि ये कोपिला जो है वो डिसअपेयर हो गया, क्योंकि ये जो हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस का इंटीरियर पार्ट है, इसने इनके ऊपर से ओवरग्रो करके ये मिड लाइन की तरफ आया, ठीक है। तो अब ये डिसअपेयर हो गए हैं, ठीक है। और जो पोस्टीरियर 1/3 है आपकी टंग का, वो बेसिकली कहाँ से डेवलप करता है, वो डेवलप करता है मेनली फ्रॉम 3rd फेरेंजियल आर्च। ये आपने याद रखना है, जो पोस्टीरियर 1/3 है आपकी टंग का, वो मेनली किस फेरेंजियल आर्च से डेवलप करता है, 3rd फेरेंजियल आर्च से। नॉर्मली क्या होता है कि टंग की इन्फीरियर सरफेस जो है वो आपके माउथ के फ्लोर के साथ लिंक्ड होती है बाय अ स्ट्रक्चर जिसे आप फ्रेनुलम कहते हैं। लेट्स सपोज ये आपका माउथ है, ठीक है, ये आपकी टंग है माउथ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जो आपकी टंग के इन्फीरियर सरफेस को आपके माउथ के फ्लोर के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं कि दिस इज़ फ्रेनुलम, ठीक है। इसे हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज़ फ्रेनुलम। तो अब वो कह रहा है कि आपके टंग में आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों टाइप के मसल्स नज़र आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब उसने नर्व सप्लाई बताई हुई है टंग की। वो कहता है कि जो इंटीरियर 2/3 है ना टंग की, उसको जनरल सेंसेशन मिल रही होती है थ्रू लिंगुअल नर्व। और ये लिंगुअल नर्व बेसिकली ट्राइजेमिनल नर्व की जो मैंडिबुलर ब्रांच है ना, वहाँ से अराइज होती है, ठीक है। और जो आपकी स्पेशल सेंसेशन है वो आ रही होती है फ्रॉम द कॉर्डेड टिम्पनी नर्व, जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। इसके अलावा जो पोस्टीरियर 1/3 है, वहाँ पर जो जनरल स्पेशल दोनों सेंसेशंस हैं वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से ही आती है। एक ही नर्व जो है वो दोनों जनरल भी और स्पेशल सेंसेशंस दोनों देती है, ठीक है, इन पोस्टीरियर 1/3। उसके बाद हमारे पास जो एनॉमलीज़ हैं फॉर टंग, वो ये हैं एंकाइलोसिस, या जैसे आप टंग टाई कहते हैं। ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। एंकाइलोग्लोसिया, एंकाइलो, मैंने पहले बहुत ही गलत नाम बोला था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंकाइलोग्लोसिया, ठीक है, या जिसे आप टंग टाई भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका फ्रेनुलम है, फ्रेनुलम मैंने आपको बताया था कि आपके टंग के इन्फीरियर सरफेस को जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है या लिंक करता है विद द फ्लोर ऑफ योर माउथ, उसे फ्रेनुलम कहते हैं, ठीक है। इस डिजीज़ में या टंग टाई भी जैसे आप कहते हैं, इसमें होता ये है कि आपका जो फ्रेनुलम है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है और वो एक्सटेंड करता है टू द टिप ऑफ द टंग, वो टिप ऑफ द टंग तक वो एक्सटेंड कर जाता है। आपका फ्रेनुलम बहुत शॉर्ट होता है, टिप ऑफ टंग तक एक्सटेंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी टंग जो है वो प्रोट्रूड नहीं कर पाती। जब टंग प्रोट्रूड नहीं कर पाएगी तो बेसिकली जो इन्फेंट होगा उसे ब्रेस्ट फीडिंग में डिफ़िकल्टी फील होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज़ मैक्रोग्लॉसिया। इसमें क्या होता है कि आपके जो लिंगुअल स्वेलिंग्स है ना, वो ओवर ग्रो कर जाती हैं और जिसकी वजह से आपके पास बहुत ही लार्ज टंग हो जाती है, ठीक है। माइक्रोग्लोसिया के केस में आपकी जो लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं वो अंडर डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से आपके पास एबनॉर्मली स्मॉल टंग होती है, ठीक है। इसके बाद एक और टंग की एनॉमली है जो कि है पिफिड टंग, या जिसे आप ग्लॉसोस्चीसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके जो लैटरल स्वेलिंग्स हैं वो पार्शली फ्यूज़ करेंगी, ठीक है, और आपके टंग के मिड लाइन में एक ग्रूव बना देंगी, ठीक है, जिससे आप कह देंगे कि ये पिफिड टंग है या ग्लॉसोस्चीसिस है। फिर हम थायरॉयड ग्लैंड की डेवलपमेंट देखते हैं। तो थायरॉयड ग्लैंड बेसिकली
4th वीक में डेवलप होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें होता ये है कि आपके जो बेसिकली फ्लोर है फेरिंग्स का, वहाँ पे होता है फोरामेन सीकम। उस फोरामेन सीकम के अराउंड ना कुछ एंडोडर्मल प्रोलिफरेशंस होती हैं। इन एंडोडर्मल प्रोलिफरेशन से एक डाइवर्टिकुलम अराइज करता है जिसे हम क्या कहते हैं, थायरॉयड डाइवर्टिकुलम, ठीक है। ये डाइवर्टिकुलम जो है आगे हम देखते हैं किस तरह से थायरॉयड ग्लैंड बनाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे टंग हमारी ग्रो करती जाती है तो क्या होता है कि आपका जो थायरॉयड ग्लैंड है वो नीचे डिसेंड करता जाता है वेंट्रल टू योर फ्रेंजियल ट्यूब्स, ठीक है। और जो ग्लैंड बेसिकली डिसेंड कर रहा होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ योर बाइलोब्ड डाइवर्टिकुलम, ठीक है। ये बाइलोब्ड डाइवर्टिकुलम जो है आपको एडल्ट्स में बिल्कुल ट्रैकिया के सामने नज़र आएगा, ठीक है। एडल्ट पोजीशन में, सॉरी एडल्ट्स में नहीं, एडल्ट पोजीशन में, यानी 4th वीक तक अभी हम देख रहे थे ना। तो अगर हम 7th वीक की बात करें तो ये बाइलोब्ड डाइवर्टिकुलम आपको ट्रैकिया के सामने नज़र आएगा, ठीक है। और ये डाइवर्टिकुलम जो है आपकी टंग के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू अ डक्ट जिसे हम थायरोग्लॉसल डक्ट कहते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है कि ये डक्ट ऑब्लिट्रेट कर जाती है। ये बात आपने याद रखनी है, ये डक्ट जो है वो पोजेस नहीं करती ज़्यादा देर, ये ऑब्लिट्रेट कर जाती है, ठीक है। अब हम एनॉमलीज देखते हैं थायरॉयड ग्लैंड के, तो उसमें हमारे पास जो पहली एनॉमली है दैट इज़ थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो थायरोग्लॉसल डक्ट है ना वो ऑब्लिट्रेट ही नहीं कर पाती। जब वो ऑब्लिट्रेट नहीं कर पाएगी तो वो सिस्ट बना देगी। उस सिस्ट को हम थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट कहते हैं। ये आपको यूजुअली कहाँ कहाँ नज़र आती है, या तो ये आपको नेक के मिड लाइन में हायोइड बोन के करीब नज़र आएगी, या फिर ये लिंगुअल सिस्ट की फॉर्म में नज़र आएगी, ठीक है। और अगर ये सिस्ट्स रप्चर कर जाएँ, जो थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट्स हैं ये रप्चर कर जाएँ तो हमारे पास थायरोग्लॉसल फिस्चुला बन जाता है। आपने याद रखना है कि आपका जो थायरोग्लॉसल फिस्चुला होता है ना बेसिकली ये एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है आपके थायरॉयड ग्लैंड को फोरामेन सीकम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है जो एनॉमली है आपके पास दैट इज़ द एक्टोपिक थायरॉयड ग्लैंड। एक्टोपिक थायरॉयड ग्लैंड यूजुअली आपके जिस कोर्स के अलोंग आपके थायरॉयड ग्लैंड डिसेंड करके नीचे थॉरैक्स में आते हैं, ठीक है। उस कोर्स के अलोंग अगर आपको कोई थायरॉयड ग्लैंड नज़र आए तो दे आर द एक्टोपिक थायरॉयड ग्लैंड। उसकी एग्जांपल में उन्होंने लिखा हुआ है कि मोस्टली ऐसे थायरॉयड ग्लैंड्स या तो लिंगुअल थायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं या फिर सब लिंगुअल थायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो थायरॉयड ग्लैंड है उसकी नॉर्मली में आपके पास एजेनेसिस भी नज़र आ सकती है या फिर एसेसरी थायरॉयड टिश्यू भी नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ टंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फेरेंजियल एपरेटस जो है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।